गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेटा हम पार्ट बी एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले बेटा इसमें है मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 129 of the Companies Act 2013 prescribed that balance sheet and statement of profit and loss are prepared in a form prescribed as Schedule 3rd of Companies Act 2013। कंपनीज एक्ट के 2013 के शेड्यूल 3rd के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किए जाते हैं। अब बेटा कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 240 के अकॉर्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। एक तो बेटा बैलेंस शीट बनाई जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किया जाता है, और नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट क्या होते हैं बेटा, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, कैलकुलेटिव वर्क होता है, वो नोट्स टू अकाउंट के थ्रू शो किया जाता है। और इसके बाद बेटा हम लोग सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। तो कंटेंट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होती है एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रिपेयर की जाती है, उस एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट क्या है, क्या क्या एनुअल रिपोर्ट में कवर किया जाता है। रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो एनुअल जनरल मीटिंग में रिपोर्ट रखते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब कुछ आ जाएगा। रिपोर्ट बाय द ऑडिटर टू द शेयर होल्डर। ऑडिटर कौन होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपकी फर्म के, आपकी कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट करेंगे। तो वो एक रिपोर्ट देंगे कि आपने जो अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं वो एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस करे हैं, प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स को आपने फॉलो करा है, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी आपने सीखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या क्या लेते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और लास्ट में बेटा नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स एज फॉलोज, अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द कंपनी। नोट्स टू अकाउंट में लिखा जाएगा हमने किन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो किया है। डिटेल ऑफ द आइटम्स इन बैलेंस शीट, अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में जो हम शो कर रहे हैं, उन सब की डिटेल जो है वो नोट्स टू अकाउंट में दी जाती है। एक्सप्लेनेटरी नोट्स एक्सप्लेनिंग सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स and additional information required to be disclosed as per the part 3rd of schedule 3rd of Companies Act 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है डिस्क्लोज करना, वो सब नोट्स टू अकाउंट में शो की जाती हैं बेटा। ना बेटा कंपनी की बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो एक लेंदी फॉर्मेट है बेटा। ये कंपनी की बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है बेटा। शेड्यूल 3rd पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट गिवन है बेटा। कंपनी की जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी एंड लायबिलिटी को शो किया जाता है, फिर एसेट्स को शो किया जाता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी ये पार्ट हो गया बेटा, और लायबिलिटी एसेट्स एक पार्ट हो गया। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में हेडिंग्स होते हैं, मेन हेडिंग और सब हेडिंग्स। जैसे कि बेटा आप लोग देख रहे हैं कि इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में 4 मेन हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। और बेटा इन मेन हेडिंग के फिर सब हेडिंग्स होती हैं, जैसे शेयर कैपिटल सब हेडिंग है, रिजर्व एंड सरप्लस सब हेडिंग है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट ये एक सब हेडिंग हो गया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इसका कोई सब हेड नहीं है। ऐसे बेटा फिर नॉन करंट लायबिलिटी के सब हेडिंग्स हैं और फिर करंट लायबिलिटी के सब हेडिंग्स हैं। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी के बेटा मेन हेडिंग होती हैं, सब हेडिंग होती हैं, और फिर एसेट साइड में भी मेन हेडिंग और सब हेडिंग्स आपको गिवन है। तो स्टार्टिंग से बेटा फर्स्ट हेडिंग से हम लेते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा फर्स्ट जो मेन हेड है वो शेयर होल्डर फंड है।
शेयर होल्डर फंड में जो सब हेडिंग है शेयर कैपिटल है, और ये हेडिंग आप इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर में अच्छी तरह से हम लोग सीख चुके हैं। शेयर कैपिटल के टाइप्स हम सीख चुके हैं, शेयर कैपिटल को किस तरह से बैलेंस शीट में शो किया जाता है, इसके हमने क्वेश्चंस भी करे हैं, प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स भी करी हैं। तो ये इस चैप्टर में यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा, राइट। तो यहाँ बेटा हम सेकंड हेड से डिस्कस करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड का जो सेकंड हेडिंग है, सब हेडिंग है, वो रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस हेड में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रेस्क्राइब द हेड रिजर्व एंड सरप्लस टू बी। अब बेटा रिजर्व एंड सरप्लस देखो नेम से ही पता लग रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस में एवरी काइंड ऑफ रिजर्व्स आ जाते हैं। किसी भी तरह का कोई भी रिजर्व हो वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है, चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, हर तरह के बेटा रिजर्व्स रिजर्व एंड सरप्लस हेड में दिखाए जाते हैं। और इसके साथ साथ बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाना सीखेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस भी यहीं दिखाए जाते हैं, क्योंकि बेटा जो रिजर्व है वो प्रॉफिट का पार्ट है। और स्टेटमेंट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा, चाहे वो बैलेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, बैलेंस चाहे डेबिट हो या क्रेडिट हो। क्रेडिट बैलेंस है इट मीन्स प्रॉफिट है, डेबिट बैलेंस है इट मीन लॉसेस है। तो बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस भी शेड्यूल 3 में ही शो किए जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में ही शो किए जाते हैं बेटा। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आ जाता है? तो रिजर्व एंड सरप्लस में सभी तरह के बेटा रिजर्व्स आएंगे, प्रॉफिट्स आएंगे एंड लॉसेस आएंगे। बेटा बैलेंस शीट में हमें ओनली फाइनल अमाउंट लिखनी होती है, ओनली फाइनल अमाउंट, राइट। जो कैलकुलेटिव वर्क है, जो भी हमें शो करना है, वो सब नोट्स टू अकाउंट में शो किया जाता है। जैसे बेटा हमने शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट बनाने सीखे, इसी तरह से बेटा सभी हेडिंग्स के नोट्स टू अकाउंट बनाए जाते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्व्स आ जाते हैं, प्रॉफिट्स लॉसेस आ जाते हैं। और नाउ बेटा थर्ड जो सब हेड है शेयर होल्डर फंड का, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है? शेयर वारंट्स गिव द होल्डर राइट टू अक्वायर द इक्विटी शेयर एट ए स्पेसिफाइड डेट and a specified rate. These are the financial instrument which will be converted into equity share at some later date at a predetermined price. Sometimes it happens कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर ना देकर एक इंस्ट्रूमेंट दे देती है जिसका नेम होता है शेयर वारंट। अब ये शेयर वारंट क्या होते हैं बेटा? देखो नेम से पता लग रहा है शेयर वारंट, हमने शेयर नहीं दिया, हमने अपने शेयर होल्डर को ये प्रॉमिस कर दिया कि आपको इन फ्यूचर डेट हम आपको शेयर दे देंगे, और किस प्राइस पर देंगे ये भी बता दिया गया, एट ए स्पेसिफाइड रेट बता दिया गया, एंड स्पेसिफाइड डेट भी हमने बता दी, राइट। तो इट मीन्स आपने शेयर होल्डर को प्रॉमिस कर दिया कि आपको शेयर मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे, फ्यूचर डेट में मिलेंगे। जितना भी मनी आपने डिपॉजिट करा है, इस डिपॉजिट मनी के हम आपको शेयर्स देंगे। किस डेट को देंगे, किस रेट से देंगे, ये सब कुछ डिसाइड हो गया और उस इंस्ट्रूमेंट पर लिख दिया गया, तो उसको बोला जाएगा शेयर वारंट। Since these are to be converted into equity share, these are classified or shown as shareholder fund। क्योंकि बेटा जो शेयर वारंट है उसको आप शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे इन फ्यूचर डेट, मतलब शेयर वारंट के बदले में आपको फ्यूचर में शेयर्स मिलेंगे, इसलिए बेटा शेयर वारंट को शेयर होल्डर फंड में ही इंक्लूड किया जाता है। तो बेटा अभी हमने सीखा जो फर्स्ट आपका मेन हेड है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में 3 हेडिंग आ गए, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट।
और उसके बाद बेटा नेक्स्ट हेड आता है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका कोई बेटा सब हेडिंग नहीं है, ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट के बाद बेटा नेक्स्ट हेड आता है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट देखो नेम से पता लग रहा है, एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गई, पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब अभी आपने शेयर अलॉट नहीं करे हैं। एप्लीकेशन मनी तो आपको मिल चुकी है लेकिन अभी आपने शेयर अलॉट नहीं करे हैं और बैलेंस शीट की डेट आ चुकी है 31 मार्च। बेटा ये जो सिचुएशन है तभी अराइज होती है जब आपको एप्लीकेशन मनी तो मिल चुका है, शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट अभी हुए नहीं हैं, डायरेक्टर्स ने डिसाइड तो कर लिया कि हमें शेयर्स अलॉट करने हैं लेकिन 31 मार्च आ गई, अकाउंट्स क्लोज होने हैं, शेयर अलॉट हुए नहीं। तो जब बेटा बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो बेटा जो मनी हमें मिल चुका है, डिसाइड भी हो चुका है कि हमें शेयर होल्डर को शेयर देने हैं लेकिन शेयर अलॉट नहीं हुए, तो उनको बेटा एक अलग से हेड में दिखाया जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देखो नेम से पता लग रहा है एप्लीकेशन मनी मिल चुका है, अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, हमने शेयर अलॉट नहीं करे हैं। कब करेंगे शेयर अलॉट? नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होते ही शेयर अलॉट कर देंगे क्योंकि अब तो बेटा 31 मार्च आ गई, ईयर क्लोज हो गया, अकाउंट्स क्लोज हो गए, अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने पर शेयर अलॉट किए जाएंगे। तब तक के लिए बैलेंस शीट में इसको अलग हेडिंग में रखा जाएगा शेयर एप्लीकेशन